अभी हम लोग बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फीचर्स, तो फीचर इसके क्या हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई है, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा विद एग्जांपल। पहला फीचर क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है एफआर का, नंबर 1, यहां पे कुछ ऐसे सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजंस, और कुछ ऐसे हैं जो ऑल पर्संस के लिए हैं। तो यहां पे दिमाग में फिट कर लो कि एक शब्द है सिटीजन और दूसरा शब्द है पर्संस। तो जिस आर्टिकल में 12 से 35 के बीच में पर्सन लिखा होगा, इसका मतलब यह है कि वो आर्टिकल सब के लिए एप्लीकेबल है, और जिस आर्टिकल में 12 से 35 के बीच में सिटीजन लिखा होगा वो सिर्फ सिटीजन के लिए है। ये बात एकदम पानी की तरह क्लियर हो गई। दूसरी चीज, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, मतलब फंडामेंटल राइट जो है वो क्वालिफाइड है। इसका मतलब यह है एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। कौन क्वालिफाई करता है? ऑब्वियसली पार्लियामेंट क्वालिफाई करेगा। इसका क्या मतलब है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस लगा सकता है बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल ईथोस एंड प्रिंसिपल। उसके तहत अगर कोई भी एफआर, अधिकतर ऐसे यूज हो रहा है कि उसके अंदर कोई सीमा ही नहीं है, बच्चा बिगड़ रहा है, एब्सोल्यूट टर्म्स में दे देंगे तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए फंडामेंटल राइट्स को क्वालिफाइड बनाया गया है। उनके अंदर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन होना जरूरी है टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड द राइट्स ऑफ द सोसाइटी एज ए होल। तो देयरफॉर एक शब्द में कहें तो हमारे पास इंडिविजुअल लिबर्टी है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट, लेकिन उनके अंदर अगर हम रीजनेबल कंट्रोल नहीं रखेंगे तो हमारा सोसाइटी, हमारी जो सोशल ऑब्लिगेशंस, हमारा जो सोशल वेलफेयर, जो सोसाइटी है, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए इंडिविजुअल लिबर्टी के साथ साथ सोशल कंट्रोल का होना जरूरी है। सो वी नीड टू हैव अ सोशल कंट्रोल ओवर द इंडिविजुअल लिबर्टी एंड राइट्स इन द फॉर्म ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल ईथोस एंड प्रिंसिपल्स, एंड दैट इज व्हाट मेक्स फंडामेंटल राइट अ क्वालिफाइड वन एंड नॉट एन एब्सोल्यूट वन। तीसरा क्या कहता है, देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट विथ फ्यू एक्सेप्शंस, और नॉर्मली ये प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी होता है लेकिन बहुत कम। ओनली वेरी फ्यू ऑफ सच फंडामेंटल राइट्स का एनक्रोचमेंट कैन बी डन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। देयरफॉर अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें तो इसमें कहा ये जा रहा है कि अधिकतर फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हैं, अधिकतर फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्टेट के आर्बिट्ररी एक्शन के खिलाफ हैं। यानी कि अगर स्टेट जबरन हमारे फंडामेंटल राइट को छीनता है तो उसको रोकने के लिए ही अधिकतर फंडामेंटल राइट्स जो है वो बनाए गए हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा राइट है जो कि अवेलेबल है अगेंस्ट द स्टेट्स एक्शन अलोन आर वायलेटेड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपके पास नहीं मिलेंगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी लीगल रेमेडीज होंगी। ये ध्यान से समझने वाली बात है, प्लीज इसको समझिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल, मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट with a few exception like those against the state action and against the action of the private individual। कहने का क्या मतलब है कि अधिकतर फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो स्टेट के खिलाफ हैं, लेकिन एक्सेप्शंस हैं, और उन एक्सेप्शन में फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर जहां पे आपके पास ये अधिकार होगा कि यू कैन एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल टू, कर सकते हैं आप ऐसा। लेकिन यदि आपका राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट ओनली, अगर कोई ऐसा अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही दे रहा है आपको, और वैसा अधिकार कोई प्राइवेट इंडिविजुअल छीनता है, तो उस केस में आप प्राइवेट इंडिविजुअल के पास ही केस कर सकते हैं, ना कि स्टेट के पास। और जब आप सिर्फ और सिर्फ उस प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में केस करेंगे तो आपके पास ये एक से केवल ऑर्डिनरी लीगल रेमेडी होगी, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। यानी कि आर्टिकल 32 के अंदर आप नहीं जा रहे हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे घर के पड़ोस में एक और आदमी रहते हैं जिनके पास एक कुत्ता है, और मेरे घर में एक बच्चा है छोटा। अब उस घर का जो कुत्ता है, मेरे नेबर का जो कुत्ता है, वो काफी क्या कहें, अनट्रेन्ड है, किसी को भी काट लेता है, अनसोशलाइज्ड है। एक दिन मेरा बच्चा बाहर खेल रहा था, सडनली उसका कुत्ता जो है अपने गेट से निकला, जबरन कैसे भी करके निकला, और फिर मेरे बच्चे को काट दिया। ऐसे सिचुएशन में मेरा जो लॉस हुआ है, मुझे जो डैमेज पहुंचा है, वो किसके वजह से पहुंचा है? मेरे नेबर के वजह से पहुंचा। तो मैं कुत्ते को तो सू नहीं करूंगा ना, कोर्ट में ले जाकर कुत्ते को तो खड़ा नहीं कर सकता। तो मैं किसको खड़ा करूंगा? मैं खड़ा करूंगा उस नेबर को। क्यों? क्योंकि ये उसकी लायबिलिटी है। इट इज द लायबिलिटी ऑफ दैट नेबर कि वो अपने कुत्ते को अपने प्रेमाइसेस के अंदर ढंग से रख नहीं पाया। दैट इज द फेलियर ऑफ दैट पर्सन।
ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में कल को अगर ऐसा एक और फैमिली के अंदर, ऐसा नेबरहुड के अंदर ऐसे 3-4 तो पागल कुत्ते घूमते रहें, तो क्या वहां के जो लोग हैं वो अपना रोज का यातायात अच्छे से कर पाएंगे? बच्चे खेल पाएंगे? सबके दिमाग में ये टेंशन होगा। हालांकि ये टेंशन क्रिएट कौन कर रहा है? स्टेट नहीं कर रहा है, वो इंडिविजुअल कर रहा है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, उनकी लापरवाही की वजह से हो रहा है। देखा जाए तो जिनकी लापरवाही की वजह से बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, पेरेंट्स चिंतित रहते हैं जब भी उनके घर से कोई बच्चा या लड़की बच्ची कोई भी निकलता है, तो फंडामेंटल राइट जो है ओवरऑल डेवलपमेंट का वो नुकसान तो पहुंच रहा है, लेकिन क्या वो नुकसान इंडिविजुअल पहुंचा रहा है कि स्टेट पहुंचा रहा है? जवाब यह है कि फंडामेंटल राइट का ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चे का अधिकार खेलने कूदने का, बाहर जाने का, ये मूवमेंट, ये सब जो है फंडामेंटल राइट स्टेट प्रोवाइड करता है। तो यदि इनको स्टेट वायलेट करता तो हम जा सकते थे, लेकिन यहां पे प्रोवाइड स्टेट कर रहा है, लेकिन वायलेट कर रहा है कोई प्राइवेट इंडिविजुअल। और इस केस में अगर प्राइवेट इंडिविजुअल वायलेट करेगा तो हमारे पास जो बचता है वो है ऑर्डिनरी लीगल रेमेडीज एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट, सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, यानी कि ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि एक काइंड ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर के हैं, जैसे वो बहुत जगह पे लिमिटेशन इंपोज करते हैं स्टेट की अथॉरिटी के ऊपर, और कुछ ऐसे पॉजिटिव नेचर के भी हैं जहां पे स्टेट के ऊपर ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है कि स्टेट उनके लिए कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस प्रोवाइड करें। से फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 के अंदर इक्वालिटी के बारे में बताया गया है, लेकिन 15 और 16 के अंदर स्पेशल अटेंशन, स्पेशल प्रिविलेज देने की बात करी गई है टू द चिल्ड्रन एंड वुमेन। आर्टिकल 29-30 में भी माइनॉरिटीज के ऊपर प्रिविलेज देने की बात करी गई है, लेकिन 14 ओवरऑल इक्वालिटी की बात करता है। यानी कि ओवरऑल इक्वालिटी तभी मेंटेन हो सकती है जब देश के हर नागरिक को वो मौका मिले, और वो मौका मिलने के लिए उनको स्पेशल प्रिविलेजेस की जरूरत है। अब हर उंगली तो एक समान नहीं होती, तो जिसके पास ज्यादा क्षमता होती है उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी अगर मिलने लगी, तो जो लोग के पास कम क्षमता है उनको तो कभी डेवलपमेंट का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए स्टेट उनके लिए स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड करते हैं। तो जब स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड किया जाता है, आर्टिकल 15, 16, 29, 30, ये सब जो है पॉजिटिव इन नेचर है। लेकिन जहां बात करते हैं कि स्टेट ये नहीं कर सकता, स्टेट को एनक्रोच नहीं करना है, स्टेट को इसके अंदर एनक्रोच नहीं करना है, इस पर बात नहीं रखनी है, इन सब जगहों पे जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 20 है, स्टेट को ये नहीं करना चाहिए, स्टेट को वो नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीजें नेगेटिव इन कैरेक्टर हैं। नेक्स्ट, दे आर ऑल जस्टिशिएबल। इसके बारे में हम लोगों ने बात काफी करी है कि पर्सन्स आर अलाउड टू मूव टू कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ देयर राइट्स व्हिच हैज बीन वायलेटेड। ये साफ बात है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नेक्स्ट, दे आर डिफेंडेड, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम हाई कोर्ट में जाएं और फिर वहां से अपील में सुप्रीम कोर्ट में जाएं, इट इज नॉट नेसेसरी, बट यू कैन गो टू हाई कोर्ट बिकॉज हाई कोर्ट के पास भी रिट जुरिस्डिक्शन है। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट के पास ना जाकर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो आपके पास ये अधिकार है जरूर, आप जा जरूर सकते हैं। नेक्स्ट, दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट इन नेचर। भैया सैक्रोसैंक्ट का मतलब ये होता है कि आप छू नहीं सकते, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट को आप छू सकते हैं। दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, यानी कि परमानेंट नहीं है। और इसके बारे में हम लोग क्या ही कहें, जब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख ही लिया है कि फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को हम लोगों ने सिर्फ टच नहीं किया है बल्कि पार्ट 3 से रिमूव ही कर दिया है। दैट मीन्स दे आर नॉट परमानेंट, दैट मीन्स दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट। किसी भी तरीके से, किसी भी कारण से पार्लियामेंट कैन कर्टेल और रिपील देम। ये तो कर ही सकता है थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऐसा हुआ भी है पहले। बस ये दिमाग में रखना है कि जब भी हम किसी को कर्टेल या रिपील करें, वी आर डूइंग इट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक फीचर्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ये हम लोगों ने बात करी है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। 20 और 21 को आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। जबकि आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 अलग अलग फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं द मोमेंट इमरजेंसी डिक्लेरेशन हो जाता है। लेकिन अगर वो इमरजेंसी एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से हो रहा है तो आपके सारे राइट्स जो आर्टिकल 19 में हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन अगर आर्म्ड रेबेलियन की वजह से इंटरनल इमरजेंसी हुई है तो वैसे सिचुएशन में सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उन्हीं चीज़ों पे होंगी, उन्हीं स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जाएगा जो प्रोक्लेमेशन में लिखा होगा। मैं फिर से एक बार इसको समझा देता हूं। आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी तरीके से सस्पेंड नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग द इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। अब ये नेशनल इमरजेंसी भी दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। हम लोग बात कर चुके हैं इमरजेंसी में प्रोविजंस में। तो एक्सटर्नल इमरजेंसी मतलब वॉर या अग्रेशन अगर हो रहा है तो वैसे सिचुएशन में फंडामेंटल राइट जितने सारे हैं अंडर 19 वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन अगर इंटरनल इमरजेंसी है, अगर आर्म्ड फोर्सेस या आर्म्ड रेबेलियन की वजह से इमरजेंसी लग रहा है तो 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगा।
बल्कि वो तमाम आर्टिकल सस्पेंड होंगे, 19 भी हो सकता है, वो तमाम आर्टिकल सस्पेंड होंगे जो जो आर्टिकल का मेंशन उस इंटरनल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन में प्रेसिडेंट लिख कर देगा। प्रेसिडेंट अगर अपने इंटरनल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन में लिख कर देता है आर्टिकल 19 जाएगा, 17 जाएगा, 15, 14 जाएगा, अगर ऐसा करता है तो वो कर सकता है, लेकिन उसमें भी वो 2021 को टच नहीं कर सकता। सो 2021 इज ऑलवेज इम्यून फ्रॉम बीइंग सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी प्रोविजंस या ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है इनका ऑपरेशन या इनकी एक्सेप्शंस। हम लोगों ने एक्सेप्शंस के बारे में भी बात करी थी लास्ट वीडियो में कि 31 आर्टिकल के हटने के बाद वहां पे 31A, 31 कैपिटल B, 31 कैपिटल A और 31 कैपिटल C को जो इंट्रोड्यूस किया गया है, ये सब उसके एक्सेप्शंस हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट के ऑपरेशन को लिमिट करते हैं। सो लिमिटेशंस टू द फंडामेंटल राइट्स अगर पूछा जाए, लिमिटेशंस, मार्क दीज फ्रेजेस ऑफ वर्ड्स, लिमिटेशंस टू द फंडामेंटल राइट्स के अंदर अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप याद रखिएगा कि जहां पे भी आपने देखा कि लिमिटेशंस टू FR पूछ रहा है, इसका मतलब यह है कि वो आर्टिकल 31 कैपिटल A, 31 कैपिटल B और 31 कैपिटल C के बारे में ही बात कर रहा है। 31 कैपिटल A कहता है कि भारत सरकार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या भारत सरकार किसी भी लैंड को अक्वायर कर सकती है अगर वो डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए लिया जा रहा है। तो अगर वो लैंड किसी का है तो उसको कॉम्पेंसेट करेगी, लेकिन उसका जमीन सरकार ले सकती है लीगली। कोई एक ऐसा जगह है जहां पे मेट्रो लाइन बिछाना है तो वहां के लोगों का घर है, घर को हटाकर उनको कॉम्पेंसेट करके सरकार उनकी जमीन ले सकती है, यह अधिकार है सरकार को। 31 कैपिटल यही कहता है। 31 कैपिटल B कहता है कि अगर कोई भी लॉ किसी भी फंडामेंटल राइट को अब्रिज कर रहा है या एनक्रोच कर रहा है तो हमें पता है कि सिटीजन्स जो हैं उस पर्टिकुलर लॉ या पर्टिकुलर प्रोविजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर उस लॉ को हमने 9th शेड्यूल के अंदर रख दिया तो सिटीजन्स जो हैं वो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। यानी कि मान लो एक ऐसा लॉ बनाया जिसमें मैंने कहा या सरकार ने कहा कि लड़कियां स्कर्ट्स नहीं पहन सकती, और अगर पहनती हैं तो दैट शुड बी टू द लेंथ ऑफ से एंकल तक लेंथ होगा तो ही स्कर्ट पहन सकती है, वरना नहीं पहन सकती। ये एक बेतुक्का सा लॉ बनाया मैंने, लेकिन अगर ये लॉ को मैंने बनाकर ये कहा कि ये लॉ जो है ये 9th शेड्यूल के अंदर मैंने डाल दिया तो कोई भी लड़का या लड़की इस पर्टिकुलर लॉ को चैलेंज नहीं कर सकता। अब सवाल ये उठता है फिर तो ये गलत है। आप एक तरफ कहते हो कि हमें इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रमोट करोगे, उसके साथ कहते हो कि हार्मनी मेंटेन करने के लिए एक सोशल कंट्रोल भी रहेगा। बिल्कुल सही बात है, इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल दोनों एक साथ होना चाहिए। लेकिन अगर इसके बीच में 9th शेड्यूल को घुसेड़ दोगे तो आप कोई सा भी लॉ बनाकर 9th शेड्यूल में रख दोगे, और हमारे पास आर्टिकल 32 यानी कि राइट टू मूव टू कोर्ट, ये रहते हुए भी हम कोर्ट में केस नहीं फाइल कर सकते बिकॉज दैट लॉ इज केप्ट अंडर 9th शेड्यूल। तो फिर तो पूरा का पूरा मामला जो आधा से ज्यादा पूरा इंटायर फंडामेंटल राइट ही अगर आपने हटाकर 9th शेड्यूल में डाल दिया तो हमारे पास तो कुछ नहीं बचेगा, फिर से वही डेस्पोटिक रूल आ जाएगा, फिर से वो अनडेमोक्रेटिक सिचुएशन आ जाएगी। इसीलिए आर्टिकल 31B में भी अब ये कहा गया है कि 9th शेड्यूल के अंदर अब से जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। सो 1973 जब से केशव नंदा भारती का जजमेंट आया है 24 अप्रैल से, 24 अप्रैल के बाद अगर कोई भी लॉ 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई भी लॉ 9th शेड्यूल के अंदर रखा गया है तो उसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। उससे पहले अगर कोई लॉ रखा गया तो उसको आप नहीं कर सकते हैं। यह जजमेंट आया है IR कोयलो के केस में, IR कोयलो के केस में 2006। नेक्स्ट आर्टिकल 31 कैपिटल C ये कहता है कि अगर कोई लॉ आर्टिकल 39B और C डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को 39B और C डायरेक्टिव प्रिंसिपल को एनफोर्स कराने की कोशिश करता है, जहां पे एक्विजिशन ऑफ या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी किसी के हाथ में जा रही है उसको रोकने के लिए, यानी कि 39B और C जो है वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है। अगर ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहा है आर्टिकल 39B एंड C, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप किसी भी फंडामेंटल राइट को हटा सकते हैं, आप फंडामेंटल राइट को छीन सकते हैं। तो सोशल कंट्रोल यहां पे यह है कि इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर सोशल कंट्रोल इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मेंटेन करनी है। बेस्ट एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं लैंड सीलिंग एक्ट। कितना लैंड आप ले सकते हैं उसके अंदर एक सील लगा हुआ है, उससे अगर आप लेंगे आप एक नाम पे तो क्या होगा, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नुकसान हो रही है। तो आप ये नहीं कह सकते मेरे पास इंडिविजुअल राइट है, आपके पास इंडिविजुअल राइट है लेकिन सोशल कंट्रोल भी जरूरी है। इसलिए इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को दिमाग में रखते हुए हम 39B और C डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे और आपका फंडामेंटल राइट्स आप छीन लेंगे और आसाम कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 31 कैपिटल C। तो ये उसके कुछ 3 एक्सेप्शंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आर्म्ड फोर्सेस की बात करें या पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें या इंटेलिजेंस फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इन सब की बात करें तो ये लोग आपका फंडामेंटल राइट छीन सकते हैं या रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड रीजनेबल कारण दिखाना चाहिए। इसके अलावा अगर कहीं पे मिलिट्री रूल है या मार्शल लॉ है तो वहां पे भी आपका फंडामेंटल राइट छीना जा सकता है अंडर आर्टिकल 34, लेकिन शर्त यह है कि जैसे ही मार्शल लॉ खत्म हो जाएगा पुरानी चीजें जो हैं वो वापस से रिस्टोर हो जाएंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं, यानी कि वो अपने आप से इंपोज या इन्फोर्स किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं, कुछ राइट्स ऐसे हैं जिसको सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है, नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, जिसके लिए एक स्पेसिफिक लॉ बनाने की जरूरत है टू इंप्लीमेंट देम। ऐसे सिचुएशन में उनको सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया जाएगा जो उसको इंप्लीमेंट करेगा अंडर आर्टिकल 35। तो आई होप आपको ये फीचर्स काफी क्लियर हो गए हैं।